हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में। 26 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इनिशिएटिव आया हो, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है, कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, सेबी या फिर आरबीआई को कोई सर्कुलर है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने अपलोड किया था। वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने टॉप 80 एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए थे। आई होप आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेना, नहीं तो रिग्रेट करोगे बाद में, क्योंकि 100% आपको वीकली सेशन से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा कि वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास ओवर होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, आप डाउनलोड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। अब आरबीआई, देखो हमारे देश में बहुत सारे तरीकों से आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, आप यूपीआई करते हैं, आप एनईएफटी आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अलग अलग मोड हैं पेमेंट करने के हमारे देश में, राइट। तो ये जो पेमेंट्स होती हैं इनको सेटल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में एक बोर्ड है जिसका नाम है बोर्ड टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम। क्या नाम है इसका? बोर्ड टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम। अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है एक नए सिस्टम के सहारे। उस नए सिस्टम का नाम है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे, बोर्ड टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम को हम रिप्लेस कर रहे हैं पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से। एक नया कमिटी या नया बोर्ड गठित किया जाएगा जिसमें 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फॉर्मली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, अ 6 मेंबर पैनल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कंट्री के पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हमारे देश की सबसे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो जाएगी ऑन पेमेंट सिस्टम, जो कि रिप्लेस करेगी बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब इसका जो आइडिया था, मतलब कि एक अलग से पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनना चाहिए जो हमारे देश के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेगी, उसको रेगुलेट करेगी। तो ये आइडिया 2018 में प्रपोज किया गया था। इसमें आपको 6 मेंबर देखने को मिलेंगे। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वही इसके चेयरमैन भी होंगे। इसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर होंगे। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है, वन ऑफ द मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे इस बॉडी के। 1 आरबीआई ऑफिशियल नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, और 3 और मेंबर है जिनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? इसके अलावा वो सभी लोग जो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी लोगों को एज अ प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर नॉमिनेट किया जाएगा, उन्हें स्पेशल इन्विटेशन दिया जाएगा। इसका काम क्या होगा? द डिसीजन इन द पीवीएस विल बी टेकन बाय द मेजोरिटी बोर्ड। अभी 6 मेंबर की बॉडी बन गई, कुछ स्पेशल इन्विटीज हो गए, कोई भी रूल पास करना है, कोई भी रेगुलेशन बनाना है तो वोटिंग होगी और मेजोरिटी बोर्ड से आपका डिसीजन लिया जाएगा। हर एक मेंबर के पास एक वोट का पावर होगा। इन द केस ऑफ टाई, चेयरमैन ऑफ द पीवीएस विल कास्ट द डिसाइडिंग वोट। अगर टाई हो जाता है तो उस केस में जो चेयरमैन है, मतलब जो आरबीआई के गवर्नर है, वो अपने वोट को कास्ट करेंगे और उनका वोट ही डिसाइडिंग वोट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो पीबीएस बनाया गया है, जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, इसके बारे में कहा गया है इनकी मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अल्जीरिया बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहली बात, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। और किसने किया है? जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन किया था। रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है अल्जीरिया ने, और अल्जीरिया 9th नंबर का मेंबर देखने को मिल जाएगा जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है और रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका और ब्राजील में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया ने इसे ज्वाइन किया है। प्रपोज्ड है कि आने वाले समय में उरुग्वे भी ज्वाइन करेगा एज अ 10th मेंबर। अभी प्रपोज्ड है, अभी ज्वाइन नहीं किया है। अभी केवल 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया। अल्जीरिया 9th मेंबर की तरह ज्वाइन किया है।
ठीक है, इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेटिंग बेसिस पे होती है। अभी जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास है। ब्राजील की में किसके पास है? दिल्मा रोसेफ के पास आपको देखने को मिल जाएगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन, इनिशियल ऑथराइज कैपिटल $100 बिलियन और इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल $50 बिलियन से हुई थी। नेक्स्ट है LIC earn a Guinness World Record for selling the highest life insurance policy in 24 hours। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो LIC है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 24 घंटे में 24 आवर्स में 5 लाख से ज्यादा अपनी पॉलिसी को सेल किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। जो LIC के एजेंट्स हैं, उन्होंने 5,88,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अक्रॉस द इंडिया 24 आवर्स में सेल करने का काम किया है। MD एंड CEO कौन है? सिद्धार्थ मोहंती आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड a long pending merger of Konkan Railway Corporation Limited with Indian Railway। सो इंडियन रेलवे के साथ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मर्जर किया है। देखो, हालांकि मर्जर करने के लिए कर्नाटका राज्य, गोवा, कर्नाटका के अलावा केरला राज्य का भी अप्रूवल चाहिए था, लेकिन कर्नाटका और केरला ने पहले ही अप्रूवल दे दिया था। केवल महाराष्ट्र का अप्रूवल आना बाकी था और फाइनली महाराष्ट्र ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो गोवा, कर्नाटका और केरला के बाद अब महाराष्ट्र ने भी अप्रूवल दे दिया है और फाइनली कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मर्जर हो रहा है इंडियन रेलवे के साथ। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में हुई थी और 1998 से ऑपरेशन में है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये 741 किलोमीटर का रूट है जो कि रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटका को कनेक्ट करता है और एक्सटेंड होता है केरला तक। इसमें 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, 22% महाराष्ट्र के, 15% कर्नाटका के, 6% गोवा और 6% केरला के शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो कोंकण रेलवे था, एक्चुअली ये वेस्टर्न घाट में डिफिकल्ट टेरेन में आपको ये रेलवे रूट देखने को मिलेगा, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा था और लगातार ये लोन में जा रहा था जब ये स्टैंड अलोन मॉडल पे काम कर रहा था, इसलिए इसके मर्जर को अप्रूवल दिया गया है। लेकिन इसके मर्जर के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि मर्जर होने के बाद कोंकण रेलवे का नाम चेंज नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोंकण रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जो 394 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वापस करेगी और ये दोनों ही कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट है MSP ऑन पैडी फॉर 25-20 सीजन, खरीफ सीजन इंक्रीज टू 2,369 रुपीज पर क्विंटल। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सीजन होता है वो जुलाई से लेकर जून तक आपका एग्रीकल्चर सीजन होता है। तो अपकमिंग जो खरीफ का एग्रीकल्चर सीजन है 2025-26 का, उसके लिए पैडी मतलब धान का MSP डिफाइन किया है। पहले धान का MSP 2300 रुपीज पर क्विंटल था, 69 रुपीज बढ़ा दिया गया है, तो 2369 रुपीज पर क्विंटल आपको देखने को मिल जाएगा। खरीफ क्रॉप वो होती है जिन्हें मानसून आने पर हम उन्हें मतलब जब मानसून आता है तब उनको हम लगाना शुरू करते हैं और जब विंटर सीजन होता है तो उनको हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। क्या आप मुझे दो इंपॉर्टेंट कोई भी खरीफ क्रॉप के बारे में बता सकते हैं? इफ यस, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए किन्हीं भी दो इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप के नाम। MSP खरीफ क्रॉप के लिए किसने डिसाइड की? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग चल रही थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वहां पर इसे अप्रूव किया गया। 2018-19 में डिसाइड किया गया था कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए, खरीफ या रबी क्रॉप के लिए जो हम MSP डिफाइन करेंगे वो 1.5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज MSP में 820 रुपी पर क्विंटल हुआ है नाइजर सीड में, वहीं 596 रुपी पर क्विंटल आपको रागी देखने को मिल जाएगी। तो पैडी का आप देख सकते हैं ये ज्वार का है और बाजरा का MSP 2025-26 सीजन के लिए, अलग अलग फसलों के लिए है। अब अलग अलग फसलों के लिए आपको याद नहीं करना, लेकिन हाँ, आप में से अगर कोई व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर रूरल बैंक या फिर कह सकते हो नाबार्ड वगैरह की तैयारी कर रहा है तो फिर उनको थोड़ा सा मेहनत करने की इसमें जरूरत होगी। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट है व्हाट इज द MSP। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस सपोर्ट प्राइस पे, इस मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों से प्रोक्योरमेंट करती है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का। MSP को पहली बार 1966 और 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको अप्लाई करने के लिए जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं उसके लिए कमीशन बनाया गया था। कमीशन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इनकी जो भी रिकमेंडेशन होती है वो कंप्लीटली एडवाइजरी नेचर में होती है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी बातों को माने। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर FY26। अभी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है? इसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं। किसानों की नीड को पूरा करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जिसपे आपको इंटरेस्ट में डिस्काउंट देखने को मिलता है। इसे ही हम मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं और इसे ही FY26 तक के लिए एक्सटेंड किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट मीटिंग होती है ना, तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल किया गया है कि हम कंटिन्यू करेंगे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को। इसके अंदर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाता है एंड फॉर अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि पशुपालन करना है या फिर बी कल्टीवेशन है, एक्वाकल्चर, जैसे अलग अलग जो खेती किसानी से, कृषि से संबंधित अलग अलग जो एक्टिविटी होती हैं वो आपकी कृषि की या एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर कहलाते हैं। इन सब के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 31 मार्च 2025 को ये खत्म हो रही थी, लेकिन इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। Modified interest subvention scheme, farmer receive short-term crop loan for allied agriculture activity like animal husbandry, beekeeping, fishery, etc. under the through the किसान क्रेडिट कार्ड। क्लियर है? लेकिन केवल उन्हीं फार्मर्स को फायदा मिलता है जिनका अकाउंट आधार के साथ लिंक होता है। इसमें अप टू 3 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है और जिसमें अगर आप देखेंगे 7% का इंटरेस्ट पर एनम होता है। और जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए अप टू 2 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर फार्मर अपने लोन की रीपेमेंट टाइमली करते हैं तो एडिशनल उनको 3% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब आपका इंटरेस्ट केवल 4% ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट है, अगर बैंक इंस्टीट्यूट से फार्मर लोन लेते हैं तो बैंक की तरफ से भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एटसेट्रा। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में निर्मला सीतारमन ने 2025-26 के बजट में एक अनाउंसमेंट किया था कि जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है 3 लाख रुपए का, इसको इंक्रीज करके 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और ये लोन थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और किसान क्रेडिट कार्ड को हमने 1998 में इंट्रोड्यूस किया था और इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? नबार्ड ने। नबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? चलो अगली कहानी समझते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं, सारे करेंट अफेयर समझ में आ रहे हैं, बैंकिंग न्यूज समझ में आ रही है, तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नेक्स्ट है द विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, जो कि पुणे में है। इसे आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। हमारे देश में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं, बस कंडीशन इतनी होती है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल हो, उसको ही हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया है, मतलब विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे भी आपका एक शेड्यूल प्राइवेट बैंक आपको देखने को मिलेगा। बैंक के पास अगर पेड अप कैपिटल और रेज फंड जो है, 1 सेकेंड व्हाट्स गोइंग ऑन, हाँ जी, अगर बैंक के पास पेड अप कैपिटल और रेज फंड जो है वो एटलीस्ट 5 लाख रुपीज है तो वो शेड्यूल बैंक के कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जियो ब्लैक रॉक एएमसी। एएमसी का मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी गेट सेबी अप्रूवल, नेम्ड सिड स्वामीनाथन एज सीईओ। अब देखिए यहाँ क्या बात की जा रही है। अब यहाँ पे रिसेंटली एक कंपनी का फॉर्मेशन किया है जिसमें 50% और 50% के शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक ये दोनों कंपनीज हैं। इन्होंने 50-50 के शेयर्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसको सेबी का अप्रूवल मिला है, फाइनल अप्रूवल मिल चुका है टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड बिजनेस, और ये आप अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करेगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और जो नया जॉइंट वेंचर बनाया गया है इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं सिड स्वामीनाथन को। क्लियर? सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था अंडर द सेबी एक्ट 1992। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। तुहिन कांत पांडे। एक्चुअली चेयरमैन चेंज हो चुके हैं क्या? सेबी के चेयरमैन चेंज हुए हैं क्या? यस और नो? अगर यस तो मुझे बताओ कि कौन बन चुके हैं सेबी के नए चेयरमैन। हाँ जी, सेबी के न्यू चेयरमैन
कौन बन चुके हैं? तुहिनकांत पांडे। ठीक है, 1 मार्च 2025 से ही बने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एलआरएस। एलआरएस का मतलब क्या होता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, लेकिन समझिए सबसे पहले रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस क्या होता है? जब रेमिटेंस क्या होता है? जब विदेशों में बैठा हुआ भारतीय, विदेश में बैठा हुआ कोई भारतीय जो विदेश में पैसा कमा रहा है और भारत भेज रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ है, पैसा कमा रहा है और इंडिया भेज रहा है, तो अमेरिका से जो पैसा भारत आ रहा है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? रेमिटेंस देखने को मिलेगा। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? तो आउटवर्ड रेमिटेंस रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ मनी इन फॉरेन करेंसी बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लेते हैं कोई इंडिया में व्यक्ति रहता है, उसका एक बच्चा है और उसका बच्चा जो है वो शिकागो यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है। अब जब वहां पे स्टडी कर रहा है तो हमें पैसा भेजना पड़ेगा, तो इंडिया से पैसा अमेरिका में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आउटवर्ड रेमिटेंस कहेंगे। तो आउटवर्ड रेमिटेंस रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ मनी इन द फॉरेन करेंसी बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया to outside India for the purpose of education, traveling, medical treatment, investing, etc. क्लियर है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है मई 2025 में, और जो हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस है अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम डिक्लाइन होकर 6.85% टू $29.56 बिलियन हो गया है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? हमारा जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, मतलब भारत के लोग जो विदेशों में पैसा भेज रहे हैं एक तरीके से, तो आउटवर्ड रेमिटेंस 6.85% डिक्लाइन हुआ है। हमारे देश में FY25 में जो आउटवर्ड रेमिटेंस रहा है वो $29.56 बिलियन रहा है, एज पर द आरबीआई न्यू या लेटेस्ट डेटा। ठीक है, आरबीआई डेटा रिवील दैट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट ओवरसीज बाय द रेसिडेंट इंडियन इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर सकता है डेट मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में, एजुकेशन में, ट्रेवलिंग में, एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है 12.51%। द परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड इंक्रीज। तो यहाँ पे भारत के लोग जो है विदेशों में प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा परचेस कर रहे हैं, 33%, ये भी इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। और जो फंड सेंड किया जाता है क्लोज रिलेटिव्स को, वो डिक्लाइन हुआ है। मतलब डेट और सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, आप फॉरेन कंट्रीज में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, ये भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो आपके रिलेटिव्स को आप मेंटेनेंस के लिए जो भी पैसा भेजते थे वो डिक्लाइन हुआ है। नाउ बात करते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो ये स्कीम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में शुरू की थी, 2004 की स्कीम है। इट अलाउ रेसिडेंट इंडिविजुअल टू रेमिट अप टू द 2.5 लाख या फिर $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ भारतीय विदेशों में अपने रिलेटिव्स को इन्वेस्टमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर आप अपने क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इनिशियली जब इसे लॉन्च किया था तो $25,000 की लिमिट थी, बाद में इसको 2.5 लाख की लिमिट किया गया। नेक्स्ट है इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे नीति आयोग की जो 10th, अभी नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी, तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं जिनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है। और इंडिया ने जब जापान को ओवरटेक किया तो विश्व की 4थे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया आपको देखने को मिलेगी। इंडिया का जो जीडीपी है, जो मार्केट है, वो $4.187 ट्रिलियन का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट आईएमएफ कहता है, आईएमएफ ने भी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश किया था। आईएमएफ ने भी कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और 2028 तक, 2028 तक इंडिया जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगा और विश्व की 3rd नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें मेंशन की है। आईएमएफ ने प्रोडिक्ट किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है 2025-26 में वो 6.2% और 26-27 में 6.3% एस्टिमेट की गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे पहले अमेरिका है, फिर चाइना के बाद आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, जर्मनी के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद आपको जापान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिटेन 8.25% इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ फॉर FY24-25। आप लोगों ने ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, जो कि जो आपकी एक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम आपको मिल जाएगी। सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, उनका पीएफ कटता है।
इसको रेगुलेट करने का काम ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की साइड से 12% कॉन्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको सेम रखा है 8.25% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। नेक्स्ट है मिनी रत्न स्टेटस ग्रांटेड टू एमआईएल, एबीएनएल एंड आईओएल। ये तीनों ही डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इन तीनों ही कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो हमारे देश की तीन नई नई मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न नहीं, तीन मिनी रत्न कंपनी बन चुकी हैं। म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एंड इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, और ये तीनों ही डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, इतनी चीजें। जब 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह एक हमने इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया था, तो यहाँ पर जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है उनकी ऑटोनॉमी इंक्रीज हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे तीन कंपनी मिनी रत्न कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। आखिरकार ये कंपनी करती क्या है? तो जो एमआईएल है वो मीडियम, स्मॉल और हाई कैलिबर एमिनेशन सप्लाई करता है, मोटार, रॉकेट वगैरह की सप्लाई करता है, ग्रेनाइट की जो सप्लाई करता है, ग्रेनेड्स की सप्लाई करता है। नेक्स्ट है एबीएनएल मैन्युफैक्चर, ये T-90 टैंक और जो अर्जुन टैंक्स वगैरह हैं उनके लिए आर्म व्हीकल अप्लाई करता है। ठीक है, और आईओएल जो है वो ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्राइटेरिया क्या होता है? कोई भी कंपनी जो कि पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल रहती है, लास्ट 3 ईयर्स में उसने प्रॉफिट अर्न किया हो, पॉजिटिव नेट वर्थ हो, ऐसी कंपनीज को मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। और ये जो मिनी रत्न कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट फॉर 24-25 रिलीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2024-25 को रिलीज किया है। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन फ्रॉड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब अब बड़े अमाउंट की चोरी यहाँ पे की जा रही है। तो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व इन द बैंकिंग फंड फ्रॉड ये इंक्रीज हुए हैं 12,230 करोड़ रुपीज इन FY24 टू 36,000 करोड़ रुपीज इन FY25। मतलब 194% का इंक्रीज है। भले ही नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन जो अमाउंट है फ्रॉड का वो इंक्रीज हुआ है 194%। अगर आप देखेंगे तो 2024-25 में हमारे देश में 36,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग फ्रॉड्स हुए हैं। द नंबर ऑफ फ्रॉड ड्रॉप फ्रॉम द 36,000 टू 23,000 केसेस, लेकिन जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के हैं। हालांकि मेजॉरिटी में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन कम है। डिजिटल पेमेंट से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनकी वैल्यूएशन कम है, जबकि बैंकिंग सिस्टम में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स हुए हैं उनकी वैल्यू 120 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगी। नाउ बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 59.4% बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, और आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक में कम फ्रॉड्स आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा फ्रॉड्स हैं। लेकिन अगर इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू देखते हैं तो जो केसेस हैं भले ही प्राइवेट बैंक में ज्यादा है, लेकिन जो अमाउंट है वो पब्लिक बैंक का ज्यादा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रॉड वाज रिपोर्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक विच अकाउंटेड 25,000 करोड़ रुपीज, मोर देन द 71% ऑफ द टोटल अमाउंट। आरबीआई का जो असेट है मतलब गोल्ड वगैरह है वो भी इंक्रीज हुआ है, और आरबीआई ने कहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों ही इंक्रीज हुई है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 7.76% और इनकम इंक्रीज हुई है 22.77%। ठीक है, आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन भी दी है कि 2024-25 में हमारी बैलेंस शीट 76.25 लाख करोड़ रुपीस की आपको देखने को मिलेगी, जो कि 8.2% इंक्रीज हुई है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसके अलावा बैंक नोट जो सर्कुलेशन में है वो इंक्रीज हुए हैं 6%। 2,000 रुपए के जो नोट हैं 98% नोट्स वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा लोवेस्ट डेट रेशियो, इसमें कहा गया है जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 19.1% आपको देखने को मिल जाएगा, और आरबीआई ने भारत की जीडीपी 2025-26 के लिए 6.5% प्रिडिक्ट की है। इसके अलावा ई रूपी सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है 334 रुपीज। ये सभी बातें आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। क्लियर? चलो अगली कहानी समझते हैं अबाउट द थर्ड एडवांस एस्टिमेट। India's food grain output hit 3,539 lakh metric ton in 24-25। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने
थर्ड एडवांस एस्टिमेशन दिया है 2024-25 के फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। इन्होंने कहा है कि हमारे देश में 2024-25 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होगा वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6.5% ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर 3322 लाख मेट्रिक टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन था और इस बार 3539 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन होता है वो जून से लेकर जुलाई तक होता है, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल हमारे देश में मॉनसून की कंडीशन रही है, प्रॉपरली रेनफॉल हुआ है और इसलिए हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज आपको दिखाई देगा। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है 3539 लाख मेट्रिक टन, जिसमें राइस का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो राइस का प्रोडक्शन है 1490 लाख मेट्रिक टन, व्हीट है 1175 मेट्रिक टन और मेज है 422 मेट्रिक टन। ठीक है, पल्सेस और अदर क्रॉप्स का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नबार्ड जैसे एग्जाम की तब। नेक्स्ट है इंडियन बैंक लॉन्च 2 न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम, IND सिक्योर एंड IND ग्रीन। तो ये दोनों जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है ये इंडियन बैंक की है। IND जो आपकी सुपर स्कीम थी जो आपको 400 दिनों का FD प्रोवाइड करती थी, और IND सुप्रीम जो कि 300 दिनों का FD प्रोवाइड करती थी, उन दोनों स्कीम को खत्म कर दिया है। IND सुपर और IND सुप्रीम, इन दोनों स्कीम्स को खत्म करके दो नई स्कीम फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है इंडियन बैंक ने, जिनका नाम है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन। अगर बात करें IND ग्रीन स्कीम के बारे में, तो इसमें ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और इसका टेन्योर 555 डेज, 555 दिनों का टेन्योर है और जनरल पब्लिक को 6.8% इंटरेस्ट होगा। मिनिमम 1000 रुपीज से मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक की आप FD यहाँ पे करा सकते हो। नेक्स्ट है IND सिक्योर फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ये 444 डेज की स्कीम है। मिनिमम 1000 टू मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक का FD आप करा सकते हो। जनरल इंटरेस्ट 7.15% का देखने को मिल जाएगा। बाकी आप सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक पे। क्विक पे जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, क्विक टच टेक्नोलॉजी। इसे प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है RBI ने टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, हमारे जो बैंकिंग इनिशिएटिव्स थे लास्ट मई मंथ में वो खत्म होते हैं। अब इसकी PDF अगर आप चाहते हैं कि मई मंथ में जितने भी बैंकिंग न्यूज में थी, बैंकिंग करंट अफेयर जितने भी न्यूज में थे, आप सबकी PDF चाहते हैं तो आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना होगा। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको मई मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी एड ऑन किया गया है, मतलब करंट अफेयर्स पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मोर अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।